समय कम है क्योंकि 1:30 बजे लंच आवर का प्रोग्राम है। आप सबको पता है कि पूरे भारतीय रेल के अंदर आज एक दिवसीय जो अपने शहीदों की शहादत के लिए लंच आवर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, एक गेट मीटिंग। इसकी जो विशेष मांगे हैं, 4-5 विशेष मांगे हैं। ऑलरेडी हड़ताल के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी चर्चा किया है। मैं 2-3 बिंदुओं पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला कि आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन अभी आपके पास केवल अब 3.5 महीने बचे हैं। भारत सरकार अभी भी न तो पे कमीशन का गठन और न तो टर्म ऑफ रेफरेंस की कोई गजटेड नोटिफिकेशन जारी किया। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखा एक फर्जी नोटिफिकेशन चल रहा है जिसमें ये कहा गया कि पे कमीशन का फाइनल गठन हो चुका है। और महामंत्री जी अभी 2 दिन पहले हम लोग के साथ में थे और उन्होंने क्लियर कट ये बताया कि अभी भारत सरकार के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है वो नेगोशिएशन पर जाके अटकी है। टर्म ऑफ रेफरेंस में भारत सरकार नहीं कर रही है और उसी के लिए अभी पे कमीशन में डिले चल रहा है। हम लोगों की जो मांग है कि पिछले पे कमीशन से ये पे कमीशन बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जब आदमी विकास करता है, आगे की ओर बढ़ता है तो पीछे नहीं एक कदम आता है। उसी तरीके से अगर पिछला पे कमीशन 2.57 पे था तो कम से कम उतना तो होना चाहिए, नहीं तो उससे आगे तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि 2015 से लेकर 2025 में हम खड़े हैं। आपने देखा कि रेलवे कहाँ से कहाँ चली गई और हम ही लोग वर्तमान मैन पावर वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड बनाया और चलाया और सफल चलाया और आगे भी चलाने का उससे बेहतर प्लान कर रहा है। लेकिन मैन पावर आज भी 12.5 लाख है, तो जो भर्तियाँ बंद है, जो प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं पीछे से, उनको रोकना है। और रेगुलर भर्ती जो की जाती है रेलवे के अंदर, रेगुलर सरकारी तंत्र के अंदर, उसको आज की इस धरना प्रदर्शन का एक मांग है कि हमारी जो रेगुलर भर्ती है उसको बहाल किया जाए और आउटसोर्सिंग प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए। दूसरी बात ये है कि अभी आपने देखा कि पहले जो हमारे लेबर लॉस थे, भारत सरकार ने जो श्रम कानून दिए थे, ये क्या थे? आपने शहादत देकर के अपने शहीदों ने लड़के उस लेबर लॉ के लिए कानून हासिल किए थे। उनकी संख्या थी 29 और हमारे जितने साथी अभी पिछले देखे होंगे कि 2022 और 2025, 2020 इन 3 वर्षों में इसको खत्म करके केवल 4 लेबर कोड को संचित कर दिया गया। अब आप सबको ये पता होना चाहिए इसमें आपके हित में क्या है और आपके अहित में क्या है। सबसे बड़ी बात, इस लेबर कोड में जो एंटी लेबर कोड हम लोग इसको कहते हैं, उसके पहला काम क्या किया है कि आपकी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे जो आपकी सोशल सिक्योरिटी थी, जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, जो आपकी बार्गेनिंग पावर थी, उन सब पर एकदम पूरा तरीके से कैंची चला दिया गया। और दूसरी बात, जो आज 8 घंटे आपने वर्किंग आवर्स के लिए निर्धारित करवाए थे, अब धीरे धीरे राज्य सरकारों में कई सरकारें ऐसी हैं जहां पे ये सरकार मांग कर रही है कि 8 घंटे का जो वर्किंग आवर है उसको खत्म करके उसको 10 घंटे 12 घंटे बढ़ाया जाए, जिस हिसाब से कार्य का नेचर। तो सबसे पहला जो आपके ऊपर कुठाराघात है, आपकी सुविधाओं पर कुठाराघात है, वो ये है कि आपके कार्य के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं इस लेबर कोड में। भारत सरकार वैसे ये नाम देती है सुधार का, लेकिन ये सुधार नहीं, आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी बात ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे जो भी हो रहा है वो फैक्ट्री मालिक, इंडस्ट्रियलिस्ट और कारपोरेट हाउसेस के लिए किया जा रहा है। लेबर के लिए जो बार्गेनिंग पावर थी आपके तीनों स्तर पर, आपका AIRF, NFIR जो भी फेडरेशन है भारतीय रेल के अंदर, अभी उनको ये पावर है कि वो हर स्तर पर अपनी बार्गेनिंग पावर नेगोशिएशन के माध्यम से अपने लोगों की बात कर रख सकते हैं। लेकिन इस लेबर कोड में जो एंटी लेबर रिफॉर्म के नाम से किया गया है, नाम तो सरकार ने इसका रिफॉर्म दिया है, लेकिन ये एंटी लेबर पॉलिसीज हैं जो आपके लिए रिफॉर्म नहीं, आपके लिए घातक है। ये आपके बार्गेनिंग पावर को कम कर देगी, जो आपके नेगोशिएशन फोरम्स पे ये कैंची चलाने का काम करेगी। साथियों, समय बहुत है, बहुत सारे वक्ता हैं, मैं इन 2 बिंदुओं पर भी अपना आपके साथ जो चर्चा कर पाया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सारे विद्वान अभी वक्ता बाकी हैं, आप सुनेंगे, आपको बहुत सारे तथ्य अभी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। साथियों, इसी कड़ी में